नाम है आपका? मेरा नाम है टोनी। अच्छा टोनी जी, क्या आप लोगों की डिमांड है? यहाँ आप आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्यों कर रहे हैं? मेरा बात हुआ जो हम लोग के जो बांग्लादेश में जो सनातनी लोग जो है यहाँ पर मने करिए विभिन्न रकम के राजनीतिक व्यापार से पाल लेके हम लोग के संग विभिन्न रकम के टॉर्चरिंग चलता। जैसे मने करिए यहाँ पर जो हम लोग के हिंदू लोग है, जो राजनीतिक दल आता वही हम लोग को हैरानी करता, शंकर लोग को बोल के हम लोग के ऊपर मानहानि करता। एक ठो न एक ठो उसिल्ला खोज के हम लोग के ऊपर मने करिए जाके अत्याचार करता। यहाँ पर ही जो हम लोग सनातनीय भाई जो लोग है, हम लोग भगवान के आशीर्वाद से हम लोग एकजुट हुए। अभी यहाँ पर ही बहुत से लोग हैं जो धर्म के लेके बात करता। यहाँ पर ही जो कुछ होता है हम लोग को सनातनियों शंकर लोगों के ऊपर में यदि कोई धर्म के मने करिए कोई धर्म के यदि अत्याचार करेगा तो उसके लिए मने करिए जाके पौधों भी लेके विभिन्न रकम के कहानी लेके मने करिए हम लोग को सनातनीय धर्म के लोग के अत्याचार करता। ये जो मामले बढ़े हैं, क्या ये शेख हसीना सरकार के जाने के बाद ज्यादा बढ़े हैं या पहले से इस तरह के हालात थे? नहीं, पहले भी था किंतु कभी हसीना सरकार जाने के बाद और थोड़ा बेसी करके कर रहे हैं लोग। ये लोग के एक तो जो हम देख रहा हूँ जो हम लोग को सनातन धर्म जैसे बांग्लादेश में ना रहे, जैसे भी हो हम लोग के ऊपर में अत्याचार करके कोनो रकम यहाँ से भगाने की चिंता भावना कर रहा। कहाँ भगाना चाहते हैं? कोई भारत भगाने की बात कर रहा। यहाँ पर ये बांग्लादेश हम लोग को सनातनियों का देश है। कौन कहता है कि भारत जाओ? यहाँ पर कुछ को चक्कर लोग हैं जो पाकिस्तानी के लोग हैं। पाकिस्तानी को जो हम लोग का शास्त्रियों में बोलता नहीं, जमात के लोग, जमात के। यहाँ पर तो जमात के बोलेंगे। अभी सभी मने करिए बोलने जाने से बोलता है जे यहाँ पर कुछ पागल छागल लोग बोली से हम लोग के हिंदू के ऊपर में जब अत्याचार करता यहाँ पर सरकार स्वीकृति देता वो पागल है। अच्छा लोग यदि दुर्नीति करता बोलता है जो पागल है, किंतु गुलाब का एक तो कसम खा लिया है जो बांग्लादेश में रहने नहीं देगा। बांग्लादेश में हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। अगर ऐसी परिस्थिति किसी एक कम्युनिटी की बना दी जाएगी तो ये फिर कैसी डेमोक्रेसी है। हमारे सहयोगी शोएब रजा ढाका से ही जुड़े हुए हैं। शोएब, वहाँ की परिस्थिति आप बताएं और हिंदुओं का रहना वहाँ क्यों मुश्किल हो गया है? बिल्कुल, देखिए मुझे आपका सवाल तो मैंने सुन पाया क्योंकि बहुत शोर है यहाँ पर, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह की तस्वीरें इस वक्त राजधानी ढाका जो बांग्लादेश की है वहाँ की है। देखिए पोस्टर देखिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या इन लोगों की डिमांड है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की तरफ से ये यहाँ पर अपनी बातों को रखा जा रहा है कि वी द हिंदू सनातन कम्युनिटी ऑफ बांग्लादेश स्ट्रांगली कंडेम हारून रशीद। हारून रशीद के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, उनकी तरफ से भी बयानबाजी की गई। उसके बारे में कि कॉलिंग आवर रिलीजन सनातन वर्शिप हिज वर्ड डीपली वार्म आवर फेथ एंड आइडेंटिटी। यानी कि उनकी जो बयानबाजी है उनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। हमारी आइडेंटिटी और हमारे विश्वास को उन्होंने एक तरीके से जख्मी किया है और वो फौरन यहाँ पर अपनी गलती को माने, इस तरह की बातें यहाँ लिखी गई है। इसके अलावा ह्यूमन चेन बनाकर एक तरीके से ढाका की सड़कों पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से शेख हसीना गई है तब से जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इन लोगों से हमारी चूंकि बातचीत भी हुई तो ये तमाम लोग ये कहते नजर आए कि अलग अलग जगहों पर जो है वो हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। उनके जो विश्वास है, उनका जो उनकी माइनॉरिटीज के जो राइट्स है उनकी रक्षा नहीं की जा रही है और यहाँ पर ये नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की और भी कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौमिन मंडल है। मंडल साहब ये बताएं कि आप लोग क्योंकि ये हारून रशीद ने क्या बयानबाजी आप लोगों के खिलाफ होती है, क्या कहते हैं लोग, किस तरह की बातें करते हैं? मेरा धर्म के लिए कुछ युक्ति किया था, इसलिए मैं उसको प्रतिवाद जाना था, उसको जोड़ दी है। मेरा हिंदू को जो कुछ युक्ति किया इसलिए उसको मेरा को सादा प्रार्थना कर रहा है। का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, क्या परेशानी होती है हिंदू कम्युनिटी को जो माइनॉरिटीज है? मालूम नहीं फिर किस तरह की परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? क्या प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है आपको?
তিনি इसको मेरा नाम আমাদের मालूम नहीं সনাতন मेरा। ধর্ম নিয়ে কি কথা বলেছেন। थोड़ा তিনি हिंदी একটা ये बताएं कि क्या किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, क्या प्रॉब्लम हो रही है बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी। আমি আমার বাংলাকে বলছি ধন্যবাদ ইন্ডিয়ান টিভিকে। এবং আজকে এই কথা শুধু জাতীয় সংসদ সদস্য, জাতীয় দলের জাতীয় দলের সংসদ সদস্য, তিনবারের সংসদ সদস্য, তিনি বাংলাদেশের একজন প্রবীণ সাংবাদিক হয়ে একজন সনাতনী ধর্মকে যে কটূক্তি করেছেন, আমরা বিশ্ব হিন্দু ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে তার এই মতবাদকে, তার এই समालोचना के हमें कठिन भावे धिक्कार और निंदा जो बात शोएब से ये व्यक्ति बता रहे हैं वो बांग्ला भाषा ही बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने इंडिया टीवी का धन्यवाद दिया कि हम उनके दर्द को, इस पीड़ा को सब तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़े परेशान हैं क्योंकि लगातार वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है जिसकी वजह से इनका रहना दूभर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुनौती देने के लिए तैयार हैं, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। चलिए शोएब, बहुत शुक्रिया आपका वहां से जुड़ने के लिए और बांग्लादेश में किस तरह के हालात हैं और जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं वो तस्वीर तमाम देशवासियों को दिखाने के लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या चाहते हैं जो सरकार है, यूनुस सरकार, वो किस तरह के कदम उठाए आप लोगों के लिए, सरकार से क्या डिमांड है? मैं सरकार में तो बांग्लादेश में क्या सरकार सनातन में नई निरापत्ता दे गया, उसको निरापत्ता में हमारा निरापत्ता है, तो आप निरापत्ता में बांग्लादेश में सुष्ट सरकार निरापत्ता दे गया एवं मेरा इबादत करेगा, मेरा साधना करेगा, मेरा सुंदर भावे जीवन यापन करेगा, ये हमें सरकार में हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेगा। शोएब, आपका इस पूरी जानकारी के लिए अब बात होगी नेपाल। बिल्कुल, नेपाल में एक बार फिर से जेन जी सड़कों पर उतर आए हैं। ओली सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद नेपाल में युवाओं ने एक बार फिर से बवाल किया है। नेपाल के 12 जिले में ये युवा पूर्व पीएम के केपी ओली शर्मा की पार्टी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। बवाल इतना बड़ा कि पुलिस को आंसू गैस के गोलों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। जब इससे भी हालात नहीं संभले, नहीं सुधरे तो पुलिस ने हवाई फायर भी किया। युवाओं ने भी पुलिस पर पथराव किया जिसमें 6 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी। इसके बाद 12 जिले में कर्फ्यू लागू किया गया। जिस जगह युवाओं का गुस्सा फूटा है वो राजधानी काठमांडू से 6 घंटे की दूरी पर है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरे दिन भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। नेपाल में जिनसी आंदोलन दोबारा से भड़क उठा है। प्रोटेस्ट का एरिया 12 और सिमरा में है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से माहौल गरमाया हुआ है। जिनसी समर्थकों की कई पॉलिटिकल पार्टी से भी भिड़ंत की खबरें हैं। काठमांडू, पोखरा, नेपाल के कई शहरों में इस वक्त इसी तरह के हालात हैं और इसलिए हाई अलर्ट पर इन इलाकों को रखा गया है। नेपाल के प्रोमिनेंट इलाकों में से ये माने जाते हैं और जेन जी एक बार देखिए किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। केपी शर्मा ओली के खिलाफ, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये प्रदर्शन है और उसी को लेकर जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं। सड़कों पर जेन जी हैं, इनके हाथों में पत्थर हैं, इनके हाथों में डंडे हैं, उनसे हमला किया जा रहा है। सड़कों पर कई जगह इन्होंने आग तक लगा दी है और नेपाल में जो जेन जी का आंदोलन हमने देखा था जिसके बाद पूरी तरह से तख्ता पलट हो गया था, सुशीला कार्की की सरकार बनी थी, अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आंदोलन की राह पर अग्रसर हैं ये जेन जी। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, किस तरह के हालात हैं, क्यों इस तरह के हालात नेपाल में बने, किन मांगों के साथ एक बार फिर से जेन जी सड़कों पर उतर आए हैं? देखिए, केपी शर्मा ओली के खिलाफ नाराजगी थी। अभी 2 महीने पहले ही जितना बड़ा आंदोलन हुआ नेपाल में वो सब पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और अभी 2 दिन पहले केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है CPN UML, इसके 2 नेता पार्टी के महासचिव हैं, शंकर पोखरन और एक और महेश बसनेत हैं। ये दोनों सेमरा इलाके में आना चाह रहे थे जो 12 जिले के अंदर पड़ता है और वहां पर एक युवा जागरण कार्यक्रम में इनको शामिल होना था। जैसे ही जेन जी को ये खबर मिली
वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हालांकि एयरपोर्ट पर जो सीपीएन यूएमएल के जो नेता आने वाले थे उनके समर्थक भी थे, तो ऐसी स्थिति में दोनों समर्थकों के बीच झड़प हो गई। जेनजी और ओली के पार्टी के जो समर्थक जो अपने नेता को रिसीव करने के लिए वहां आए थे, उनके बीच में झड़प हो गई। जाहिर है जेनजी का गुस्सा इस बात को लेकर था कि जिस तरह से नेपाल में आंदोलन हुआ, केपी शर्मा ओली की सरकार से वो परेशान थे और सोशल मीडिया पर बैन से जो शुरुआत हुई थी वो गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब सेमरा में ही एक युवा जागरण कार्यक्रम में वो भाग लेने आ रहे थे तो इसका उनको विरोध था, और वहीं पर जब झड़प हुई इसके बाद काफी वहां पर हिंसा हो गई। हालांकि बाद में स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई है, कर्फ्यू लगाया गया और रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जेनजी का ये कहना है कि इस हिंसा जो हुई है, हम लोगों पे हमला हुआ है और जो ओली के पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने जो हमला किया है उसमें कई और लोग शामिल रहे हैं। उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो सार्वजनिक करे प्रशासन, उनकी जल्द गिरफ्तारी हो, अन्यथा वो अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक होनी है और उस बैठक के बाद जेनजी अपनी आगे की रणनीति को तय करेंगे। चलिए, वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जेनजी की होगी और उसी के बाद नेपाल में किस तरह से दिशा रहेगी, हालात कैसे सुधर पाएंगे, उसका पता चल पाएगा। शुक्रिया नीतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभी बड़ी खबर कोयला घोटाले से जुड़ी हुई, ईडी ने बड़ा एक्शन किया है। झारखंड और बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय में कोयला माफियों के 42 ठिकानों पर रेड की गई है। गैर कानूनी कोयला माइनिंग, गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन, कोयले के स्टोरेज मामले में दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता समेत बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की टीम तलाशी कर रही है। वहीं झारखंड में धनबाद समेत 18 जगहों पर कोयला घोटाले के मामले में छापेमारी की जा रही है। केरल में भी 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। कोयला माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई है। झारखंड से लेकर बंगाल तक ईडी की टीम 18-24 जगहों पर रेड कर रही है। झारखंड में 18, बंगाल में 24, इसके अलावा केरल में भी ईडी की टीम का शिकंजा कसा है और यहाँ पर भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड के कारोबारी के बारे में ईडी को जानकारी मिली थी और उसके बाद से ही लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कोयला कारोबारी नरेंद्र को दिल्ली में भी तलब किया गया है और उसके झारखंड के ठिकानों में ईडी की टीम पूरे दस्ते के साथ इस वक्त कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जो भी अनियमितताएं पाई गई, इसके अलावा जो करोड़ों की कैश, ज्वेलरी है, वो सब इनके ठिकानों से बरामद हो रही है। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ये बंगाल में तो चल ही रही है, झारखंड में तो चल ही रही है, लेकिन इसे केरल में भी अंजाम दिया जा रहा है। 24 ऐसी जगहें हैं, 24 ऐसे कोयला माफियाओं के ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम केरल में पहुंची है और साइमल्टेनियसली इन अलग अलग ठिकानों में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप उन चीजों की देख रहे हैं जो अब तक इस कार्रवाई में सीज की गई हैं, कन्फिस्केट की गई हैं। आपको कैश खूब सारा नजर आ रहा होगा, आपको ज्वेलरी दिख रही होगी, इसके अलावा अलग अलग प्रॉपर्टीज के पेपर मिले हैं और इसी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये सारा सामान ईडी की तरफ से जब्त कर लिया गया है। तो छापेमार कार्रवाई बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। बंगाल के अलावा केरल में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम पूरे दस्ते के साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हर एक कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है, इनके नेटवर्क से जुड़े अलग अलग लोगों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत करोड़ों कैश, ज्वेलरी और कई पेपर तक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बरामद हुए हैं। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, किन किन ठिकानों पर रेड की जा रही है और क्या कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं? क्या इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा जो कोयला घोटाला है, जिस तरीके से कोल ब्लॉक में धांधली का जो मामला है, जिससे करोड़ों रुपए का कई करोड़ों 100 रुपए का राजस्व का घाटा हुआ, ये ईडी का कहना है। 2 स्टेट है, झारखंड और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, और इसमें 40 से जगहों पर रेड्स है और लगभग 100 से ज्यादा ईडी के अधिकारी ये सुबह से 6 बजे से ये रेड्स कर रहे हैं। ईडी का कहना है ये जो पूरा एक्शन लिया गया है, जो झारखंड और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके आधार पर ये सारी रेड्स की गई हैं, उसमें जो डिटेल सामने निकल कर आई थी उसके बाद ये रेड्स की जा रही है।
ईडी की, चाहे वो झारखंड टीम हो जो यानी कि रांची टीम है, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की टीम जो कि कोलकाता में जिसका हेड ऑफिस है, ये दोनों ईडी की टीम जो है वो लगातार 40 ठिकानों पर रेड्स कर रही है। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, कई जो करोड़ों रुपए का कैश, इसके अलावा ज्वेलरी अब तक ईडी ने बिल्कुल अतुल, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल शुक्रिया।